उत्तराखंड में चुनावी बसंत का मौसम है, लेकिन कांग्रेस में पतझड़ का। विधायक राजकुमार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को अभी और झटका देने की तैयारी में है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सूत्रों का ये कहना है कि जल्द ही कांग्रेस के 1-2 विधायकों की भाजपा में एंट्री हो सकती है। इनसे प्रारंभिक बात भी हो चुकी है। ये विधायक उन विधानसभा क्षेत्रों के बताए जा रहे हैं जहां भाजपा के सिटिंग विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है। भाजपा रणनीति को इस तरह से अंजाम दे रही है जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हतोत्साह की भावना पैदा हो रही है और चुनाव में इसका फायदा वो उठा सके। माना जा रहा है कि अगले 7-8 दिन के भीतर विधायक पाला बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि भाजपा की नीतियों और विकास के एजेंडों से प्रभावित होकर यदि कोई विधायक या नेता उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो ऐसे लोगों का स्वागत है। चुनावी साल में विधायक राजकुमार के भाजपा में शामिल हो जाने से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद केवल 10 विधायकों पर सिमटी कांग्रेस अब घटकर इकाई के अंक पर आ गई है। सूत्रों के अनुसार राजकुमार पिछले कई दिनों से नाराज बताए जा रहे थे। कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को इसके संकेत मिल चुके हैं, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में फंसे नेताओं ने बेहतर प्रबंधन की कोशिश नहीं की। मामले में पूर्व सीएम और कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत का कहना है कि राजकुमार हमारे साथी थे, जाने का दुख तो होता ही है। जिस वक्त वो कहीं पर भी नहीं थे उस वक्त कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया। बहरहाल उनके जाने से हमारी पुरोला सीट पर जीत पक्की हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस राजकुमार जी का पूरा सम्मान करती थी। पुरोला क्षेत्र में बेहद कमजोर स्थिति के बावजूद पार्टी ने तय किया था कि इस चुनाव में उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। इसके बावजूद उनके चले जाने के सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। गोदियाल ने कहा कि केवल राजकुमार ही थे जो चले गए, बाकी एक भी व्यक्ति कांग्रेस से नहीं जा रहा है। गोदियाल ने संकेत देते हुए कहा कि भाजपा ने दल बदल की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के संपर्क में भी तमाम विधायक और भाजपा नेता हैं, लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की कीमत पर किसी को स्वीकार नहीं करेगी। रावत के सीएम रहते वर्ष 2016 में भी पार्टी में बड़ा विभाजन हुआ था। 9 विधायक एक साथ ही चले गए थे। 2 विधायकों ने बाद में नाता तोड़ लिया। चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष होने के नाते रावत से उम्मीद थी कि पार्टी को एकजुट होकर रखेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। गोदियाल से उम्मीद है कि वो पूरी पार्टी को एकजुट करके चलेंगे और युवा नेतृत्व के रूप में नया जोश भरेंगे। मुखिया के रूप में वे चूक गए और दल बदल रोक न पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब्बाजान से शुरू होकर वाया तालिबान योगी आदित्यनाथ बिच्छू तक पहुंच गए हैं और इन सब के साथ राम मंदिर और विकास तो है ही। मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं और विपक्ष पर तीखे और ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बिना लाग लपेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से 2022 का चुनावी एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। हाल ही के दिनों में उनके भाषणों पर नजर डालते ही पता चलता है कि योगी चुनाव मोड में आ चुके हैं। योगी की जुबान तल्ख हो चली है। विपक्षी दलों पर उनके हमले और तेज हो गए हैं। एक के बाद एक अलग अलग जिलों में उनके दौरे लग रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को जोरदार कामयाबी मिली थी। पार्टी ने फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। पिछले 4.5 सालों में योगी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, तो इसके पीछे उनके तीखे बयान बड़ी वजह हैं। योगी बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। उनका ये अंदाज समर्थकों को खूब पसंद आता है। पिछले 1 महीने में योगी ने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे लगता है कि वह हिंदुओं को एकजुट कर भाजपा के पाले में लाने की कोशिश में हैं। तालिबान से लेकर राम मंदिर और अब अब्बाजान, योगी का अंदाज उनके इरादे साफ जाहिर कर रहा है। योगी ने हालिया बयानों में बार बार राम मंदिर का जिक्र किया है। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम चल रहा है और केवल बीजेपी ही ऐसा करा सकती थी। योगी ने कहा कि जिन लोगों ने राम सेवकों पर गोलियां चलवाईं वे राम मंदिर बनवाएंगे। योगी का निशाना अखिलेश यादव की तरफ था, जो खुद को भगवान राम और कृष्ण का भक्त बताने लगे हैं। योगी ने कई बार कहा कि अखिलेश जैसे नेता मुस्लिम वोट बैंक को नाराज न करने के डर से मंदिर नहीं जाते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति पर कटाक्ष करते हुए सबका साथ सबका विकास की बात की। उन्होंने कहा कि विकास सभी का करेंगे, तुष्टीकरण किसी का नहीं किया जाएगा।
लेकिन विवादित वामपंथी पत्रकार राणा अय्यूब को इसमें मुस्लिमों के प्रति घृणा और सांप्रदायिकता नजर आई। पत्रकार ने सबका साथ सबका विकास वाले भाषण को मुस्लिम विरोधी करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों के दौरान अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले भारतीय राजनीति जातिवाद और वंशवाद के दलदल में फंसी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और विकास पर ध्यान केंद्रित कर राजनीति की दिशा ही बदल दी है। उन्होंने कहा कि जब तुष्टीकरण की राजनीति प्रचलित थी तब विकास नहीं था, दंगे थे, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, आतंकवाद था, अत्याचार था, अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ है, सबका विकास है और उसके साथ सबका विश्वास है। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पूछा कि क्या उन्हें 2017 से पहले राशन मिला था। जब भीड़ ने जवाब दिया कि नहीं, तो उन्होंने कहा क्योंकि तब जो लोग अब्बा जान कहते थे वो राशन हजम कर जाते थे। याद रखिएगा, बिच्छू कहीं भी होगा तो डसेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में बीजेपी अकाली गठबंधन के टूटने और कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन के बीच जारी सिरफुटौल के बीच अरविंद केजरीवाल की उम्मीदें परवान पर हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि पंजाब की सत्ता उसके हाथों में आ सकती है, लेकिन इस सबके बीच सवाल वही 5 साल पुराना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा। अरविंद केजरीवाल किसी सिख को सीएम बनाने की बात कह चुके हैं। दूसरी तरफ शराबी होने का लेबल लगे होने के बावजूद भगवंत मान की दावेदारी बड़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने किसी को सीएम पद का चेहरा नहीं बनाया, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या फिर खुद अरविंद केजरीवाल अपने आप को सीएम पद का दावेदार घोषित कर देंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार की वजह मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं करने को माना गया। आम आदमी पार्टी शायद इस बार वही गलती दोबारा नहीं करेगी, पर समस्या यह है कि आपके पास ऐसा कौन सा नेता है जिसे प्रोजेक्ट करने से मतदाताओं का रुझान पार्टी की तरफ हो जाएगा। पिछले चुनाव में जहां आपने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को प्रोजेक्ट किया था। अकाली दल और बादल कुनबे के भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बदनामी का सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला और आप पिछड़ गई। अकाली दल की तरफ से इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार सुखबीर सिंह बादल होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की लोकप्रियता में इस बार कमी आई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वह एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वह किसी ऐसे चेहरे को सामने लाए जो जनता का मन मोह सके। अरविंद केजरीवाल ने जून में घोषणा की थी कि पार्टी की तरफ से कोई सिख नेता ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, और 3 महीने गुजरने के बाद भी पार्टी इस बात का फैसला नहीं कर पाई है कि वह सिख नेता कौन होगा। माना जाता है कि जब जून के महीने में केजरीवाल ने यह बात कही थी तो उस समय की परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप में शामिल होंगे और पार्टी उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। अमरिंदर सिंह ने सार्वजनिक तौर पर सिद्धू पर आरोप भी लगाया था कि वह आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं और सिद्धू को चैलेंज किया था कि वह उनके खिलाफ पटियाला से चुनाव लड़े, पर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित करके कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल की योजना पर पानी फेर दिया। सिख नेता के नाम पर आपके पास सबसे बड़ा चेहरा लोकसभा सदस्य भगवंत मान ही हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मान जलालाबाद सीट से सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जिसमें मान लगभग 18,500 मतों से हार गए थे। भगवंत मान का हमेशा शराब के नशे में धुत होकर जनता के बीच जाना और उनके दिन में भी शराब पीने की लत के कारण आम आदमी पार्टी की पूर्व में बदनामी हुई थी। अगर मान को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना होता तो अब तक केजरीवाल यह काम कर चुके होते। अगर सिद्धू कांग्रेस पार्टी में ही बने रही और भगवंत मान को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने में हिचकिचाहट बनी रही तो शायद केजरीवाल को सिख नेता वाली बात को भूलना पड़ेगा। एक दिलचस्प बात है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पर पंजाब के मतदाताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद की सूची में टॉप 3 में रखा है। तो क्या यह संभव है कि केजरीवाल खुद को ही पंजाब में भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करें? राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनती है तो केजरीवाल पंजाब की कुर्सी संभाल सकते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री का ओहदा दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में शायद केजरीवाल को पंजाब की बागडोर संभालने से गुरेज ना हो।
अमरिंदर सिंह बनाम अरविंद केजरीवाल। अगर ऐसा हुआ तो पंजाब की लड़ाई काफी रोचक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा कौन होगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह या नवजोत सिंह सिद्धू? दोनों गुट इस बात को लेकर आमने सामने हैं। कैप्टन सीएम पद की दावेदारी छोड़ना नहीं चाहते और सिद्धू बिना इसके कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस में अब चुनाव में सीएम चेहरे को लेकर विवाद और दांवपेच शुरू हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू खेमे ने विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह सिद्धू को पार्टी का चेहरा बनाए जाने की मांग कर दी है। सिद्धू के समर्थक विधायक सुरजीत धीमान ने तो कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। पंजाब कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह ने भी पिछले दिनों अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के अगले विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा का विरोध किया था। परगट सिंह ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत पर भी निशाना साधा था। रावत को इस तरह की घोषणा करने का अधिकार किसने दे दिया कि विधानसभा चुनाव में कौन नेतृत्व करेगा, कौन चेहरा होगा? इसके बाद रावत को सफाई भी देनी पड़ी थी। पंजाब कांग्रेस में घमासान को शांत करने के लिए पिछले दिनों हरीश रावत को चंडीगढ़ आना पड़ा था। वह 3 दिनों तक चंडीगढ़ में रहे और पार्टी के नेताओं से बातचीत की। इसके बाद पार्टी में कलह कुछ शांत होती दिखी, लेकिन अब सुरजीत धीमान के बगावती तेवर से इसके फिर से तेज होने की संभावना है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक एक विधायक सुरजीत धीमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुली बगावत पेश की। धीमान ने कहा कि वे कैप्टन के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अगले चुनाव के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का चेहरा बनाने की भी मांग कर डाली। पंजाब के 4 मंत्रियों और करीब 2 दर्जन विधायकों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत कर दी थी। चारों बागी कैबिनेट मंत्रियों तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया और चरणजीत सिंह चन्नी ने करीब 2 दर्जन विधायकों के साथ बैठक कर कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति अविश्वास जताया था। इन लोगों ने सीएम बदलने की भी मांग की थी। बागी मंत्रियों के साथ सिद्धू के करीबी परगट सिंह भी इसको लेकर सक्रिय रहे और हरीश रावत से मिलने के साथ इन नेताओं ने आलाकमान से मिलने के लिए कई दिनों तक दिल्ली में डेरा जमाए रखा। सुरजीत धीमान की कैप्टन के खिलाफ खुली बगावत के बाद माना यह जा रहा है कि अभी कई और सिद्धू समर्थक विधायक खुलकर सामने आ सकते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व देने का विरोध कर सकते हैं। धीमान ने कहा कि कैप्टन हमारे सीएम हैं, लेकिन मैं 2022 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ूंगा। यह मेरा व्यक्तिगत फैसला है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के हितों के बारे में सोचते हैं और इसको लेकर आवाज उठाते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा सिद्धू को बनाया जाए। ईमानदार राजनीति की बात करने वाली आम आदमी पार्टी का काला चेहरा सामने आया है। अरविंद केजरीवाल की पॉकेट पार्टी पर फर्जी कंपनियों से चंदे के रूप में मोटी रकम लेने का बड़ा आरोप है। फर्जी कंपनियों के सहारे काला धन जुटाने के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। इसको ईडी का नोटिस मिलते ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हड़कंप मच गया। भ्रष्टाचार और काले धन के मामले में फंसने के बाद दूसरी पार्टियां और उसके नेता जिस तरह के आरोप लगाते हैं, वैसे आरोप आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर लगाने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सत्ताधार पार्टी को मोदी सरकार की पसंदीदा एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से नोटिस मिला है। चड्ढा ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीतिक साजिश कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि आम आदमी पार्टी को मोदी सरकार की फेवरेट एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से लव लेटर मिला है। मैं पार्टी के खिलाफ बीजेपी की राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा। मामला अप्रैल 2014 का है, जब आम आदमी पार्टी को 4 फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा मिला था। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC ने शिकायत दर्ज कराई है कि 4 कंपनियों ने कथित तौर पर 5 अप्रैल 2014 को आम आदमी पार्टी को 50-50 लाख रुपए का दान दिया था। पुलिस ने बताया कि ROC ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि चारों कंपनियां गोल्ड माइन ब्लिडकॉइन प्राइवेट लिमिटेड, स्काईलाइन मेटल एंड ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड, सन विजन एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और इन्फ्लुएंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नकली थी और उन पतों पर स्थित नहीं थी जो इसके रिकॉर्ड में थे। इसके अतिरिक्त कंपनियों को शेयर प्रीमियम राशि के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई थी, लेकिन धन के स्रोतों का खुलासा नहीं किया गया था। ROC ने कंपनियों के सभी निदेशकों को नोटिस जारी किया था, लेकिन इनमें से स्काईलाइन मेटल एंड ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक अग्रवाल को छोड़कर किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया था।
एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि हस्ताक्षर और फोटोग्राफ जिसके आधार पर उनके नाम पर DIN जारी किया गया था वे उनके नहीं थे। इसके आधार पर 21 नवंबर 2015 को शिकायत दर्ज की गई थी। बाद में 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने मामले पर संज्ञान लिया और आम आदमी पार्टी को चंदा देने वाली शेल कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया था कि ROC रिकॉर्ड के मुताबिक दिए गए पते पर कंपनियां मौजूद नहीं थी। पुलिस ने कहा था कि इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी करप्शन और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया गया था। इस मामले में पिछले साल अगस्त में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार ने पूरी रणनीति के तहत पहले कांग्रेस को उसकी सियासी औकात बताई और फिर इस बात के संकेत दे डाले कि एनसीपी कांग्रेस की पिछलग्गू नहीं है, ताकि आगे कांग्रेस के साथ मेलजोल की जा सके। यही वजह है कि पवार ने कांग्रेस को बिना जमीन वाला जमींदार कह डाला। असल में कांग्रेस के राजीव सातव की मृत्यु के कारण खाली हुई एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव 4 अक्टूबर को होगा। हालांकि यह खुला मतदान है, लेकिन कांग्रेस को डर है कि पवार गड़बड़ कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने ग्राम प्रधान के चुनाव में बहुत पहले किया था। पवार समर्थकों ने तब कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया था। राजनीतिक हैसियत में कांग्रेस महाराष्ट्र में 4 नंबर की राजनीतिक पार्टी है और सरकार में नंबर 3 पर है। ऐसे में पवार जैसे अनुभवी नेता यह अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस को दबाने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। पवार ने यह बयान देकर एक तरह से कांग्रेस नेतृत्व को संकेत दिया है कि उसे महाराष्ट्र में कोई भी फैसला लेने से पहले सहयोगी दलों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि अगर राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव हुआ तो कांग्रेस को अपना उम्मीदवार जुटाने के लिए एनसीपी और शिवसेना के वोटों की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि पवार कोई बड़ा गेम कर सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यह संदेश भेजा कि उम्मीदवार केवल महाराष्ट्र से होना चाहिए और पार्टी को बाहरी लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। बाहरी उम्मीदवार के तौर पर राजीव शुक्ला और आनंद शर्मा के नाम पर चर्चा हो रही थी। महाराष्ट्र में राज्यसभा उम्मीदवार के लिए जो नाम इन दिनों चर्चा में है, उनमें सबसे आगे मुकुल वासनिक का नाम है। वासनिक गांधी परिवार के विश्वास पात्रों में है, परंतु वह G23 के नेताओं में शामिल रहे। उनके नामों को लेकर दूसरा आक्षेप यह है कि राज्यसभा में कांग्रेस ने दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता बनाया है। वासनिक भी दलित ही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के कांग्रेसियों का यह कहना है कि आखिर पार्टी में दलितों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। दूसरा नाम मिलिंद देवड़ा का है। देवड़ा के राहुल गांधी से करीबी संबंध है। वह लंबे समय से वेटिंग में चल रहे हैं। पिछले कुछ साल में मिलिंद के बार बीजेपी के करीब जाने की अटकलें लगती रही हैं। एक नाम रजनी पाटिल का भी चल रहा है। रजनी पाटिल गांधी परिवार की करीबी हैं। महाराष्ट्र से ब्राह्मण नेता के रूप में विदर्भ के अविनाश पांडे का नाम भी काफी तेजी से आगे पाया गया है। अविनाश ने सचिन पायलट की बगावत के वक्त राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्व सांसद संजय निरुपम के नाम की भी चर्चा है। महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समुदाय है और कांग्रेस के पास इन दोनों में एक भी बड़ा उत्तर भारतीय चेहरा नहीं है। नगर सेवक और विधायक स्तर पर कांग्रेस के जो उत्तर भारतीय नेता थे वे पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। निरुपम की पहचान राहुल गांधी के पसंदीदा और करीबी नेताओं में होती है, परंतु निरुपम अघाड़ी सरकार के शुरू से ही विरोधी रहे हैं, इसीलिए उनकी स्वीकार्यता पर संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को सियासत के वेटिंग रूम में बिठा रखा है। कभी कभी पायलट बोर हो जाते हैं तो दिल्ली आ जाते हैं, जहां से उन्हें इंतजार की दवा पिलाकर वापस भेज दिया जाता है। दिल्ली के कई चक्कर काटने, अकड़ और तेवर दिखाने के बावजूद सचिन पायलट का कुछ नहीं हुआ है। वे लंबे अरसे से असंतुष्ट है। अब पायलट को लेकर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा बयान दे डाला कि एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा हो गई। किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर एक के बाद एक कई बयान दिए और कहा कि कांग्रेस में पायलट का दम घुट रहा है, उनके लिए भाजपा ही सही विकल्प है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेसी नेताओं के सरकार को अस्थिर करने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पायलट का कांग्रेस में दम घुट रहा है, पायलट भाजपा में आकर स्वच्छंद विचरण करे। उन्होंने कहा कि दबाने डराने वाली कांग्रेस में पायलट का क्या काम है, हमारे लिए पायलट मेहमान है। पायलट खुद 19 लोगों को दिल्ली ले गए थे, हम नहीं। खुद पीसीसी के पूर्व मेहमान बनकर आ रहे थे। हमारे घर घर आए मेहमान को कौन मना करता है।
अभी आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। टोंक जिले को रेल की सौगात के चुनावी वादे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पायलट ने कहा था कि यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे, रेल लाएंगे। जब रेल नहीं ला पा रहे हैं तो ऐसी सरकार में रहने से फायदा क्या है। राजधानी दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वो किसान आंदोलन पूरी तरह से भटक गया है। वो किसान राजनीतिक दलों के हथियार बन गए हैं। सरकार सारे समझौते करने को तैयार थी, लेकिन जो लाल किले पर चढ़कर हिंसा करे वो गलत है। गांधी के देश में हिंसा नहीं चल सकती। किरोड़ी लाल मीणा के बयान से सियासी पारा तो गर्म हो ही गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अगर टोंक की जनता का भला चाहते हैं तो रेल के लिए सरकार से मांग करें, नहीं तो फिर मेरे साथ कंधा मिलाकर सड़क पर उतरें। ऐसे में अब पायलट के पलटवार का हर किसी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।